Vijayanagar. I hope you have remembered my previous class where I was discussed that there were the 4 prominent dynasties who ruled on Vijayanagar. विजयनगर में 4 बड़े राजवंशों ने शासन किया। विजयनगर की राजधानी भी इसलिए 4 बार चेंज हुई। विजयनगर को स्टार्टिंग में अगर आप देखें तो विजयनगर को हम्पी या हस्तिनावती के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान समय में भी हम विजयनगर हम्पी जो थी वो विजयनगर की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करता है। विजयनगर का वर्तमान नाम भी क्या है? हम्पी है। अभी वर्तमान में आप विजयनगर का नाम क्या है? हम्पी है। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में कॉलिन मैकेंजी का नाम आपका आएगा। किसका? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी जिन्होंने विजयनगर में हम्पी का एक्सकवेशन कराया। तो हम्पी जो वर्तमान में हम्पी है, एक्सकवेशन के बाद मालूम चला ये हमारे मध्यकाल का सबसे प्रोमिनेंट हिंदू शासक विजयनगर, उनकी पूरा साम्राज्य था। इसके बारे में बाबर अपने भवनों में उल्लेख कर। तो हम्पी इसकी राजधानी समय समय पर बदली गई, इसके कैपिटल बदले गए। इसकी राजधानी अनेगोंदी विजयनगर, जो ये विजयनगर एक एज ए एम्पायर थी। और विजयनगर की कैपिटल में पहली राजधानी थी विजयनगर की अनेगोंदी। ओके, सेकेंड राजधानी थी अनेगोंदी के बाद विजयनगर। विजयनगर बताने का ज़्यादा वो नहीं। विजयनगर आप जानते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, सिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की नगरी थी, विजय की नगरी थी, इसलिए इसको विजयनगर। इसकी तीसरी राजधानी थी अनेगोंदी, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी। तो राजधानी इसकी टाइम टू टाइम चेंज हुई। पेनुकोंडा या बेनुगोंडा दोनों नाम लिख लीजिए। बेनुगोंडा और पेनुकोंडा। और चौथी राजधानी थी जो लास्ट में बनी वो थी चंद्रगिरी। ओके, चंद्रगिरी। तो ये विजयनगर की कैपिटल। On the basis of that, one question should be arise in your mind that sir, why the empire is one but the capital is different. Of course, the question is genuine. तो आइए क्यों अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं टाइम टू टाइम। विजयनगर पे 4 डायनेस्टीज शासन की। विजयनगर पे कितनी? 4 डायनेस्टीज। कौन कौन? डायनेस्टी में अब इसी के अकॉर्डिंग क्रम से पहला संगम डायनेस्टी, आगे डायनेस्टी नहीं लिख रहा हूं मैं, आप समझ लीजिएगा। संगम डायनेस्टी कब से? 1336 to 1485 AD। संगम, पहला संगम
उसका सालू 4085 to 50032 क्यों मैंने 50325 लिखा? क्योंकि बुक में आपके 5003 ही दिया है, 1503 1503। देन आफ्टर थर्ड तुलु डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी नहीं लिखे क्योंकि सब में नहीं लिखा है। तुलुवा डायनेस्टीज 1505 to 1570। ओके, 1505 to 1570। और लास्ट में अरिवाड़ू अरिवाड़ू 5070 to 6050। तो कहां तक पहुंचेंगे लोग? कुल इनका शासनकाल कितना हुआ? 310 ईयर। चलिए, आपको नहीं दिख रहा है लास्ट में, तो मैं आपको उसको उस पॉइंट को ऊपर दे रहा हूं। ये पॉइंट्स शासन कुल कितने दिनों तक इन्होंने किया? इन्होंने कुल 310 ईयर तक शासन किया। 4 राजवंशों ने शासन किया, इसलिए इनकी राजधानियां भी समय से 4 हुई। ये था विजयनगर। ओके, आई होप अब आप कॉमन चीजें विजयनगर की समझ गए। थोड़ी सी स्टोरी बता देते हैं विजयनगर क्या हुआ था। एक्चुअली दक्षिण में जब सल्तनत पीरियड था, शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का था दिल्ली सल्तनत पे, तो दिल्ली सल्तनत पे जब शासनकाल मोहम्मद बिन तुगलक का था, तो उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक का एक चचेरा भाई था बहाउद्दीन गुरशस्प। बहाउद्दीन गुरशस्प ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, और रिवोल्ट करने के बाद वो दक्षिण पहुंचा। दक्षिण में काम्पिल के महाराजा ने, इसमें काम्पिल काम्पिली लिख दें तो बेटा है, काम्पिली स्टेट के महाराजा ने क्या की? बहाउद्दीन गुरशस्प को मदद दी। बहाउद्दीन गुरशस्प कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, उनके भाई थे। वहां पे एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक was ruler of Sultanate Delhi. He decided to conquer the Kampil because the race of Kampili who sheltered in their maternal brother Bahauddin Gursas. He reached there, he attacked on Kampili, and finally he conquered them. The two warriors, two military generals, Harihan and Bukka, was arrested in this war. They captured and they reached Delhi. वो दिल्ली पहुंचे, उन्हें अरेस्ट किया गया और दिल्ली ले जाया गया। फाइनली उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया गया, और फिर कुछ दिनों बाद दक्षिण में फिर विद्रोह हुआ, साउथ में रिवोल्ट हुआ, और उस रिवोल्ट को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इन्हीं दोनों सिपाही सालारों को, अपने इन्हीं दोनों कमांडर्स को भेजा। ये दोनों कमांडर कौन थे? ये दोनों कमांडर थे हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का फाइनली साउथ पे पहुंचते हैं। साउथ पहुंचने के बाद अपने गुरु माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से एक बार फिर शुद्धि के द्वारा हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और देन आफ्टर दे डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश द हिंदू साम्राज्य, हिंदू एम्पायर विजयनगर। उन्होंने अपने पिता के नाम पे, फादर के नाम पे, संगम के नाम पे विजयनगर में संगम डायनेस्टी की स्थापना की। संगम के 5 पुत्र थे, 5 सन, संगम है 5 सन,
among five, Hariya and Bukka, they were very prominent and powerful. On the name of their father, they established the dynasty, that is the Sangam dynasty. Sangam dynasty. Here I mentioned that, who ruled on Vijayanagar 1436 to 1485. It means a very long period. The last ruler of Sangam dynasty was Virupaksh. Virupaksh was killed by Narsingh Salu, and then after Salu dynasty come into existence. 503, 1485 to 503 and 5. Then after Narsa Nayak Salu, Narsingh Salu के बाद फिर तुलुवा डायनेस्टी आई. तुलुवा भी ठीक उसी तरीके से राजा की हत्या करके शासक बने. और फिर नरसिंह was also founder of the Tulu dynasty. Narsingh Salu is different and Narsingh was different. तो नरसिंह डायनेस्टी बनाई, उसने तुलु डायनेस्टी की स्थापना की और कुछ दिनों बाद अपने छोटे भाई कृष्णदेव राय को उसने गद्दी दी. कृष्णदेव राय was the most powerful ruler in Vijayanagar. Again and again I am discussing. बार बार मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ. I was discussed about the importance of the Krishnadev Rai in my class various times. I taught you that Babur was the founder of Mughal dynasty. He wrote that the two powerful Hindu rulers who ruled in India, Rana Sanga and Krishnadev Rai. Among all 7 or 8 kings who described who ruled in India during that time when Babur conquered Agra, when Babur established the Mughal dynasty, among 8 rulers, Krishnadev Rai was more powerful among them. Krishnadev Rai उन सब में powerful थे. In your book, the point is given the Krishnadev Rai. अब Krishnadev Rai का ही point आपको यहाँ पे पढ़ना. आइए Krishnadev Rai को. Let us come and try to read about Krishnadev Rai. ओके, टॉपिक है आपके बुक में, उसको हम लोग पढ़ेंगे. आई मीन टू से दैट वी आर गोइंग टू रीड योर पॉइंट 2.2, टॉपिक 2.2, द एपोची एंड डिक्लाइन. द एपोची एंड डिक्लाइन of Vijayanagar. Okay, the apogee and decline of Vijayanagar. In this topic, we are going to read about Krishnadev Rai. Krishnadev Rai, as you know that what I teach you here, that Krishnadev Rai, who was ruler of Tuluva dynasty, okay, Krishnadev Rai,
तुलु डायनेस्टी, तुलु डायनेस्टी वीर नरसिंह फाउंडर ऑफ तुलु डायनेस्टी वीर नरसिंह तुलु डायनेस्टी की स्थापना किया उसने। ये विजयनगर का द्वितीय बला पहाड़ था, द्वितीय एक तरीके से कहें कि राज्य को अपने हाथ में लेने की या फोर्सफुली एसेसिनेशन के बाद राज्य को दोबारा अपने हाथ में लेने का प्रयास था वीर नरसिंह के द्वारा। इसके पहले सालू डायनेस्टी के बारे में मैंने कहा था, वहाँ पर मैंने कहा था नरसिंह सालू ने लिया, फिर वीर नरसिंह ने क्या किया, फिर लास्ट सालू शासक की हत्या करके इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करके उसने क्या किया, सालू नरेश इम्माड़ी नरसिंह की हत्या करके स्वयं सिंहासन पर अधिकार कर लिया नरसानायक ने, और बाद में इसने एक तुलु डायनेस्टी की स्थापना की। तुलु डायनेस्टी वीर नरसिंह 1509 में आते आते वीर नरसिंह ने अपना सक्सेसर किसको बनाया, सक्सेसर अपना कृष्णदेव राय को बनाया। वीर नरसिंह का सक्सेसर, उसका अनुज, उसका छोटा भाई कृष्णदेव राय, और यहीं से विजयनगर के डेवलपमेंट की एक नई स्टोरी आपको सुनाई। ओके, तो अब कृष्णदेव राय 59 to 29, वीर नरसिंह 55 to 9, 4 ईयर का शासनकाल, और इसका शासनकाल 59 to 29 विजयनगर के चरमोत्कर्ष का काल था, विजयनगर के उत्थान का काल था। कृष्णदेव राय ने उस समय जिस समय कृष्णदेव राय गद्दी में बैठा, विजयनगर के सामने कई सारे प्रॉब्लम्स थे। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? इट वाज फेस्ड बाय कृष्णदेव राय, लोकल रूलर्स, रिवोल्ट, एम्बिशन ऑफ विजयनगर, पहले एम्बिशन ऑफ बीजापुर ले लें, फिर आप विजयनगर की बात करेंगे। बीजापुर एंड बहमनी, देन आफ्टर गजपति, उड़ीसा, देन आफ्टर पोर्तुगीज, अब कृष्णदेव राय ने इन्हें कंट्रोल करने का प्रयास किया। यहीं से विजयनगर के उत्थान की पूरी परंपरा। माय डियर, यदि आप विजयनगर को देखें, मैप को देखें, तो इस मैप में आपको विजयनगर के साथ साथ उसके पड़ोसी राज्यों को भी आपको देखना होगा। जैसे देखिए, कृष्णदेव राय की विजयों का उल्लेख जब मैं बता रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपतियों को जीता, उन्होंने रायचूर दोआब को जीता, और फिर उन्होंने बहमनी किंग के आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। यदि आप मैप के इस पोर्शन पे ध्यान दें, तो इस मैप के पोर्शन में कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। जैसे उन प्रांतों को देखें, बीजापुर कृष्णा रिवर के उत्तर में स्थित है। विजयनगर, आप देखिए तुंगभद्रा की एक शाखा आ रही है, तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर का साम्राज्य है। विजयनगर का नाम कर्नाटक साम्राज्यों भी था, और इसलिए कृष्णदेव राय के समय ये क्षेत्र कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में, और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार दक्षिण तक हुआ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि किस तरीके से विजयनगर के शासकों को समय समय पे तमाम सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। मैंने इस चैप्टर में आपको तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे आपका ध्यान आकर्षित कराया। माय डियर, व्हाट आई एम टेलिंग, आई होप
you are getting understand that the Vijayanagar, the main problem of their neighboring countries, the Gajapati of Odisha, Bahmani, and contemporary the foreign companies who try to establish himself in India, they were also the problem of the Vijayanagar. Krishnadeva was the prominent king. He belongs to Tuluva dynasty. As I told you, as I taught you in the starting of my class, that Sangam, Salu, Tulu, and Arivadu, the four dynasties were ruled on Vijayanagar near about 300 years. तो तुलुवा डायनेस्टी के कृष्णदेवराय ने इन अपने समय के सबसे बड़े क्षेत्र पे अधिकार किया और उसको शासित किया. इसके बाद अगर आप उन चीज़ों को देखें, थोड़ा बैक चल के देखें, तो मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया था कि the Krishnadevaraya's rule the characterized by the expansion of consolidations. This was the time when the land between the Tungbhadra and the Krishna river, the Raichur Doab, was acquired 1512. The rulers of Orissa were subdued and the severe defeats were inflicted on the Sultan of Vizapur. Although the kingdom remained in the constant state of military preparedness, it flourished under condition of the unparalleled peace, prosperity. Krishnadevaraya is the credited with the building some fine temples and adding the impressive Gopuram to many important South Indian temples. He also founded a suburban township near Vijayanagar called Nagalapuram after the mother. Some of the some of the most detailed descriptions of Vijayanagar come from his time for just after. Strain began to show within the imperial structure following Krishnadevaraya's death in 1529. His successors were troubled by the rebellious Nayakas or the military chiefs. By 1542, control at the central had shifted to another ruling lineage, that of the Arivadu, which remained in power till the end of the 17th century. During this period, as indeed earlier the military ambitions of the rulers of Vijayanagar, as well as those of the Sultan, Deccan Sultanates, resulted in shifting the allegiance. Eventually, this led to alliance of the Sultanates against Vijayanagar. In 1565, Ramrayas, the chief minister of Vijayanagar, led the army into battle at Rakshasi Tangadi, also known as Talikota, where his forces were routed by the combined armies of the Bijapur, Ahmednagar, and Golconda. Bidar also included these sultanates who against with Vijayanagar, and he involved in the Talikota battle. The victorious armies sacked the city of Vijayanagar. The city was totally abandoned within the few years. Now the focus of the empire shifted to the east, where the Arivadu dynasty ruled from the Penukonda and later from the Chandragiri near Tirupati. My dear, here what I am telling you, the four dynasties which is very important in Vijayanagar empire. अब इस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से विजयनगर में कृष्णदेवराय के समय शासन अपने चरम उत्कर्ष पे था और फिर जब सत्ता कमजोर हुई तो अरिवाडू वंश के समय तक आते आते इसका डिक्लाइन पूरी तरीके से होने लगा. बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी, बैटल ऑफ तालीकोटा, बैटल ऑफ बर्नीहट्टी 1565, that was a major what I am saying
सपोज कि ये वो समय था, ये राक्षसी तंगड़ी वो युद्ध था जिसने विजयनगर को पूरी तरीके से समाप्ति की कगार पे खड़ा कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड टेक केयर।